हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, बहुत सारी एरर्स हो गई, अब मिसलेनियस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैंने 3 तो आपको दी हैं एरर्स, और मैंने 3 दिए हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद ये 2 फ्रेजल वर्ब हैं। ठीक है, तो इन तीन पार्ट में मैंने इनको डिवाइड किया है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस का। 3 एरर हैं, पहले एरर्स को देखते हैं। फर्स्ट एरर इज द रिवर यमुना हैज़ मैनी नॉन नेटिव स्पीशीज। जो रिवर यमुना है, नदी है, उसमें बहुत क्या है, नेटिव मतलब होती है प्रजाति, स्पीशीज मतलब होती है प्रजाति, नेटिव मतलब वहीं की, जैसे यहाँ के इंडियन की स्पीशीज है। तो नॉन नेटिव स्पीशीज हैं लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। तो यहाँ पे नॉन नेटिव का मतलब है कि बाहर से आई हुई है। और कौन सी है? गोल्ड फिश एक ऐसी स्पीशीज है रिवर यमुना में जो इकोसिस्टम को बहुत अफेक्ट कर रही है, मतलब प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो एरर्स, मेरा ये जो सेंटेंस है देने का मतलब यही है, बच्चे मोस्टली क्या गलती करते हैं, अफेक्टिंग को इफेक्टिंग कर देते हैं, इफेक्टिंग को अफेक्टिंग करते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है, आपको पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है कि एरर सिर्फ अफेक्टिंग इफेक्टिंग में नहीं होती है। ध्यान दीजिए बच्चों कि नाउन के अकॉर्डिंग क्या वर्ब, ठीक है, इसमें यही एरर है। चलिए मैंने आपको हिंट दिया कि नाउन के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब लगानी है, तब आप इसमें क्या फाइंड करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, अपने से सेंटेंस लिखिए, और फिर उसमें मैंने बताया, आपको हिंट दिया है कि नाउन के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब लगानी है। करके देखिए, फिर वीडियो को प्ले करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कहाँ एरर है। आई होप कि आपने ये देख लिया होगा। और इसमें जो एरर है नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब की एरर है। चलिए देखते हैं एरर आपको जब मैंने बताया कि नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो इसमें पहले आपको देखना है कि नाउन क्या है। यहाँ पे कह रहा है द रिवर यमुना में हैज़ मैनी नॉन नेटिव स्पीशीज। मैनी मतलब बहुत सारी नॉन नेटिव स्पीशीज हैं। नेटिव मतलब होता है स्वजाति, और नॉन नेटिव मतलब होता है जो बाहर से, मतलब जो उसी नेशन की ना हो, तो उस नेशन की स्पीशीज नहीं है। और क्या है उसमें यमुना में नॉन नेटिव स्पीशीज हैं, जो लाइक का गोल्ड फिश। एक गोल्ड फिश होती है जो नेटिव नहीं है, नॉन नेटिव है, जो इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रही है। तो ये तो नाउन हो गया आपका नॉन नेटिव। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। अब देखिए यहाँ पे स्पीशीज दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये प्लूरल है। एक गोल्ड फिश है लेकिन उसकी स्पीशीज तो बहुत सारी हैं, तो नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश। तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा नाउन ये ले लेते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश। गोल्ड फिश को नाउन नहीं बनाना है, नॉन नेटिव स्पीशीज को बनाना है, मतलब बहुत सारी जातियां हैं किसकी, जो फिश है। तो इसमें ये जो स्पीशीज है ये प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। यहाँ पे सिंगुलर है, लाइक गोल्ड फिश दैट आर होगा, यहाँ पे दैट इज नहीं। यहाँ पे स्पीशीज के लिए आपको वर्ब लगानी थी। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं गोल्ड फिश के लिए यहाँ पे इज लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में पूरी बात हो रही है नॉन नेटिव स्पीशीज की। वो लाइक गोल्ड, तो वो उसका एडजेक्टिव टाइप हो गया कि किस तरह की है, गोल्ड फिश की तरह है। लेकिन नॉन नेटिव स्पीशीज इज अ नाउन, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो लगेगी वो लगेगी आपकी प्लूरल। तो प्लूरल क्या होगी? आर होगी। ठीक है, तो यही इसमें एरर था। अफेक्टिंग यहाँ पे ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, और नाउन अफेक्टिंग होता है, इफेक्टिंग आपका क्या होता है, वर्ब होती है। तो यहाँ पे नाउन है, आर अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, डाल रही है, प्रभावित कर रही है इकोसिस्टम को। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, द स्ट्रीट आर्टिस्ट मिस्टर मुंजाल। स्ट्रीट आर्टिस्ट है मिस्टर मुंजाल। जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं जैसे वॉल पे पेंटिंग करते हैं या फिर स्ट्रीट पे पेंटिंग करते हैं, तो वो ये मिस्टर मुंजाल हैं। हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल, उन्होंने पेंटिंग की वॉल पे सिंस द पास्ट 1 वीक, मतलब पिछले 1 हफ्ते से पेंटिंग कर चुके हैं या किए हैं। ऐसे सेंटेंस कह रहे हैं हैज़ बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। तो आपको मैं एक रूल बताई थी सिंस और फॉर का। सिंस किस लिए लगता है, आप अपनी कॉपी में यहाँ पे साइड में इसी सेंटेंस को जब लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, इससे आपका नोट्स तैयार होगा। प्रैक्टिस सेट का एक पूरा नोट्स बन जाएगा कि इसमें आपने किसके लिए लगाया। नॉन नेटिव में आपने स्पीशीज को देखा, तो ये आपका नाउन हो गया, और नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सेकेंड वाले में आपने देखा सिंस 4 की एरर मैंने बताई है, बाकी पूरा सेंटेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंस 4 की एरर है। अब आप देखिए सिंस किस लिए लगता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और 4 लगता है फॉर ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन दिया हो। अब यहाँ पे सेंटेंस में आप खुद ही देखिए, क्या ड्यूरेशन दिया है या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। कह रहा है द पास्ट 1 वीक, पिछले एक हफ्ते से, तो पिछला एक हफ्ता क्या है, ये तो ड्यूरेशन हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो इसमें यही एरर है, यहाँ पे सिंस की जगह आप करेंगे फॉर। ठीक है, जब भी सेंटेंस आपका ऐसे बने हैज़ बीन करके, हैज़ बीन आईएनजी फॉर्म और आगे सिंस फॉर दिया हो, तो बस आप बच्चों उसमें ये देख लीजिएगा कि पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है कि ड्यूरेशन है। अगर ड्यूरेशन है तो फॉर लगेगा, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा। अगर ये सिंस और फॉर का आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो प्रेपोजिशन में मैंने सिंस फॉर को बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड एरर आपकी क्या कह रही है, शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर। उसने क्या है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर था वो लॉस कर दिया। अननोन शोरूम बहुत ही फेमस शोरूम था। नोन मतलब होता है वेल नोन, जिस जाना माना। अननोन शोरूम। इन केस ऑफ हर, यदि उसके केयरलेसनेस से। तो अब सेंटेंस को अगर मैंने हिंदी में बनाया तो आप खुद ही देखेंगे कि कुछ गड़बड़ है। हिंदी देखिए, शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर, उसने बहुत ही वेल नोन मतलब बहुत जो अच्छा शोरूम था, जाना माना शोरूम था, उससे एक बिग ऑर्डर लॉस कर दिया है यदि उसकी केयरलेसनेस से। तो यहाँ पे ये जो यदि वर्ड है, इन केस का हिंदी होता है इन केस, तो यदि क्यों आएगा, उसकी केयरलेसनेस से, उसकी लापरवाही से उसने एक बड़ा जो ऑर्डर है वो लॉस किया है। तो यहाँ पे इन केस की जगह आप बिकॉज करिए, तब इसकी हिंदी करिए क्योंकि उसकी केयरलेसनेस से। तो यहाँ पे इन केस की जगह आप बिकॉज करिए तो आपका ये सेंटेंस ठीक होगा। तो इसमें बी पार्ट में एरर हुई, इन केस की जगह बिकॉज आएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर था, तो आप इसमें साथ साथ करके चलेंगे। इसमें सी पार्ट में एरर है और इसमें ए पार्ट में एरर है। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल में ABCD लिखा हुआ है, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एरर करता है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एरर में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन केस में है और यहाँ पे बी से पहले वो आ रहा है, तो ये बी पार्ट में एरर होगी ना कि सी में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ अब आते हैं अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ये 3 तो आपकी एरर्स थी, अब 3 मैंने इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिया है। चलिए उनको देखते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया रहता है और जो आपको वर्ड इंप्रूव करके लिखना होता है उसको अंडरलाइन कर देंगे या बोल्ड कर देंगे। फिर उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि उसके रिप्लेस पे आप ये करेंगे। तो इसमें आपको टेंस पता होने चाहिए, आपको वोकैब्स पता होनी चाहिए, आपको प्रेपोजिशंस पता होने चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो जो आज मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिया है ये थोड़ा टेंस का एरर है और कंडीशनल वाला है। ठीक है, तो आप इसको कंडीशनल से समझेंगे। तीनों एक कंडीशनल है। अपनी कॉपी में इन सेंटेंसेस को नोट डाउन करके जो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी वो जरूर लिखेंगे, तो आपके तीनों का कंडीशनल वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से मैच ही हैं और तीनों में अलग रूल है, तो आप ध्यान से इसको करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे भी इफ लगा है, सेकंड में भी इफ लगा है, थर्ड में भी इफ लगा है। तीनों को बहुत ध्यान से समझिए। इफ आई वर अ किंग, इसका मतलब होता है काश मैं, ये इफ के बाद जब आई आपका सब्जेक्ट है तो आपका जब से यहाँ पे वर लगा हुआ है तो इसका आई वॉज होता है वैसे तो आई के साथ वर क्यों लगा है, तो आप सोचते हैं कि यही एरर है। नहीं, एरर देखिए ये वाली एरर है। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया ना इसको करना है, लेकिन मैंने यहाँ एरर नहीं किया। इट मीन्स कि ये सेंटेंस एकदम ठीक है। जब इफ के साथ आई वर लगाओ तो ये अनकंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अनकंडीशनल सेंटेंस अनफुलफिल्ड डिजायर वाले होते हैं। ये बताते हैं जो डिजायर, जो इच्छा हमारी पूर्ण नहीं होती है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, ऐसा सेंटेंस कहा। या फिर ये बोले यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग। आगे सेंटेंस कह रहा है आई वुड हैव हेल्प माई सब्जेक्ट्स, तो मैं जो अपने विषय में मतलब जितना जो मेरे एरिया में रहता उसकी मैं हेल्प करता। आई वुड हैव हेल्प माई सब्जेक्ट, तो अपने तरीके से मैं हेल्प करता। ठीक है, इतना कह रहा है। तो जो ये इफ वाले सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपका वो इफ से स्टार्ट है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अगर आपका इफ से सेंटेंस स्टार्ट है और उसके बाद आपका वॉज या वर लगा है, ठीक है, इफ से सेंटेंस आपका स्टार्ट है और वॉज वर आगे आपको दिया हुआ है, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो
जो आगे का सेंटेंस होगा मतलब कॉमा के बाद, तो वुड प्लस V1 होगा हमेशा, वुड प्लस V1। ये रूल कहता है कि अगर आपका इफ से सेंटेंस स्टार्ट है और उसके बाद वॉज वर है तो आगे वाला सेंटेंस वुड प्लस V1 लेगा। अब देखिए कह रहा है इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव हेल्प, तो ये एरर है, अब इसको इम्प्रूव करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में डिड हैव हेल्प, जब डिड लग गया है तो डिड के पास तो डिड के बाद हमेशा V1 लगता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए कुड हेल्प्ड, कुड के बाद भी V3 दिया हुआ है, तो ये वो वाला सेंटेंस नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। ये जो NI मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगे कि सेंटेंस में इम्प्रूव नहीं करना है तो नो इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। तो ये जो वुड हेल्प है, अब देखिए यहाँ पे वुड हेल्प मतलब वुड प्लस V1 दिया हुआ, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। सेकेंड वाला देखिए इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होती तो आई शेल अटेंड द कॉन्फ्रेंस विदाउट फेल, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी असफलता के मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूँगा। तो यहाँ पे जो मिली होती ऐसे कह रहा है या मिलती, अगर मैं ये बोलूँ अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं उस कॉन्फ्रेंस को बिना किसी असफलता के अटेंड कर लूँगा, ऐसा सेंटेंस हिंदी में बन रहा है। तो जब भी आप देखें कि इफ़ के बाद, अभी आपको इसी में एरर करनी है तो यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं, इफ़ के बाद ऐसा क्या होगा कि आगे आपको, जैसे इसमें तो अभी एरर नहीं है तो इसी को उठा करके रख लेंगे, तो शैल के बाद या शैल या विल के बाद क्या दिया हुआ है, अटेंड, इट मीन्स शैल और विल के बाद V1 दिया हुआ है। तो जब इफ़ दिया हो, शैल प्लस V1 दिया हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ V1 आएगा। तो इफ V1 इक्वल्स टू शैल या विल प्लस V1 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए तो सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे शैल गेट दिया हुआ है तो 2 बार शैल नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। फिर उसके बाद गॉट तो पास्ट की वर्ब है, जब फ्यूचर की बात हो रही है तो पहले वाला सेंटेंस कभी भी पास्ट में नहीं होता है। और जब मैंने कहा कि इसमें आपको इम्प्रूव करना है तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, बचा ये V1 गेट। तो अब सेंटेंस ऐसे बनेगा इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इस कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छे से बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी असफलता के अटेंड कर लूँगा। तो सेंटेंस ऐसे बना, तो आपका ये हो गया। नाउ थर्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या कह रहा है, अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट है, ठीक है, तो आपको देखिए मैंने यहीं पे इंप्रूव करने के लिए दिया है तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ़ यू वुड हैव रिमेंबर टू ब्रिंग द मैप, अगर तुम याद करो उस मैप को तो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट आवर वे, तो हम अपना रास्ता नहीं गुम किए होते। मतलब अगर तुम अच्छे से, या फिर ये बोले इफ़ यू वुड हैव रिमेंबर्ड, अगर तुम अच्छे से याद करो उस मैप को तो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट आवर वे, अपना रास्ता नहीं भूलेंगे, भूले होते। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे वुड हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, तो आपने यहाँ पे लिखना है वुड हैव प्लस V3। मतलब अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट है और उसके आगे आपको कुछ चाहिए, ये यहाँ पे आपको नहीं पता है, तो वुड हैव प्लस V3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, तो इस सेंटेंस में यहाँ पे आपको करना होगा, इसकी जगह होगा हैड प्लस V3, तो यहाँ पे सेंटेंस ये फर्स्ट ही होगा हैड रिमेंबर्ड। ठीक है, तो वुड हैव नहीं आप करेंगे, इफ यू हैड रिमेंबर टू ब्रिंग द मैप। ठीक है, अब इन तीनों सेंटेंस को फिर से हम समझते हैं। इन सेंटेंसेस में आपको पहले तो ये रूल लिख लेना है। ठीक है, जब आप पहले इन 3 सेंटेंसेस को लिखेंगे, पहले ये लिख लेंगे कि अगर सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट है, ठीक है, तो उसके बाद आपका जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपका यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें आपको इंप्रूवमेंट मांगी है, तो अगर वो सेंटेंस में अगर यहाँ पे वुड हेल्प दिया है तो यहाँ एरर कर देंगे। वो क्या करेंगे, इफ आई वॉज अ किंग आई वुड हेल्प माई सब्जेक्ट। ठीक है, तो इधर भी इंप्रूवमेंट मांग सकता है, इधर भी इंप्रूवमेंट मांग सकता है, इसलिए इसको आपको लर्न करना होगा कि अगर इफ वाले सेंटेंसेस आपके हों तो पहले वाले सेंटेंस में क्या रूल होगा और सेकेंड वाले में क्या रूल होगा। तीनों को फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। अगर आपका इफ से सेंटेंस स्टार्ट है और उसमें पहले वाले सेंटेंस में वॉज वर है तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वुड प्लस V1 ही होगा। ठीक है, वेदर कि वहां पे वुड प्लस V1 दिया है तो इधर वॉज वर करिए, वॉज वर में से दिया है तो इधर वुड वन कीजिए, वुड प्लस V1। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस कह रहा है अगर आपका इफ से सेंटेंस स्टार्ट है और आगे V1 दिया हुआ है तो आगे शैल या विल प्लस V1 होगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस कह रहा है इफ हैड प्लस V3 दिया हुआ है तो आगे वाला सेंटेंस वुड हैव प्लस V3 बनेगा। ठीक है,
सेंटेंस में यहाँ से भी इंप्रूवमेंट मांग सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो आपको ध्यान देना है, दोनों चीज को ध्यान करना है। फिर से बता दें, अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पहला वाला रूल कह रहा है अगर पहले वाले सेंटेंस में आपका ये जो वॉज वर है, वॉज वर क्या कहता है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, काश ऐसा हुआ होता। अगर पहला वाला सेंटेंस आपका इफ के बाद वॉज वर दे रहा है तो आगे बच्चों याद रखिए वुड प्लस V1 ही होगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है अगर आपके सेंटेंस में यहाँ पे इफ प्लस V1 है, इफ प्लस V1 है तो आगे वाला सेंटेंस आपका शैल या विल प्लस V1 ही बनेगा। अगर तीसरा वाला रूल कह रहा है अगर आपके सेंटेंस में इफ प्लस हैड प्लस V3 है, इफ के साथ हैड प्लस V3 है तो आगे वाला सेंटेंस वुड हैव प्लस V3 ही बनेगा। इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए मैंने तीनों रूल आप लोग को लिखाए हैं, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन आप करेंगे, ठीक है। नाउ अब ये जो 7-8 है, 7-8 आपका फ्रेजल वर्ब है, तो ध्यान से समझेंगे। फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे कह रहा है दूसरा ही मीन्स निकल जाता है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। प्लीज डैश द इंपॉर्टेंट नोट्स, प्लीज डैश द इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को करने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेक डाउन, टेक आफ्टर, टेक फॉर, टेक अपार्ट। टेक अपार्ट मतलब होता है अलग करना, तो ये तो होगा नहीं। टेक फॉर मतलब होता है के लिए होना, तो ये भी नहीं होगा। टेक आफ्टर मतलब होता है उसके बाद ले जाना, तो ये होगा नहीं। तो राइट आंसर इज टेक डाउन। टेक डाउन मतलब होता है नोट डाउन करना, तो टेक डाउन के नीचे लिख लीजिए नोट डाउन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, असाइनमेंट को या इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट डाउन करने की बात है, तो इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए कि टेक डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है नोट डाउन करना या लिखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट फ्रेजल वर्ब इज अ न्यू सेक्रेटरी हैज डैश द की पोस्ट। एक नई सेक्रेटरी है जो की पोस्ट पे कुछ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो अपॉइंट होगा या फिर वो फायर की गई होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेकन टू। टेकन टू मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, तो ग्रहण किया है ये होगा नहीं। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ना। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, टेक ऑफ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हैज है, तो हैज के बाद तो V3 चाहिए, तो ये और ये तो होगा ही नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टेकन ऑफ दिया होता तो भी आपको याद करना है, टेक ऑफ मतलब होता है चले जाना, निकल जाना, उड़ जाना, और टेक इन मतलब होता है लेना। अब यहाँ पे बचा है ये टेकन टू और टेकन ओवर। टेकन टू में भी थर्ड फॉर्म दी हुई है, टेकन ओवर में भी थर्ड फॉर्म। तो टेकन टू मैंने बताया है ग्रहण करना, और यहाँ पे ये इसका मीन्स होगा नहीं। और टेकन ओवर मतलब होता है किसी पद पे आना, किसी पद को संभालना, ठीक है। तो न्यू सेक्रेटरी अपना पद संभाल रही है, तो टेकन ओवर। तो टेकन ओवर मतलब हो गया टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी या किसी पद पे होना, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 3 एरर की, 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट किए और 2 फ्रेजल वर्ब किए हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए, पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर एक एक रूल को ध्यान से समझेंगे और उसको भी, रूल्स को भी साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।